बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम का ये मामला है। गिरफ्तार शेख रशीद की दरखास्त जमानत सेशन अदालत ने भी मुस्तरद कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे असलम खोखर से। असलम बताइए, दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शेख रशीद के खिलाफ आज जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत हुई जो कि यहाँ पे सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की, और आज उन्होंने भी उनकी जो जमानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। और ये दूसरी बार शेख रशीद की जो जमानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई है। आज जब केस की समाअत हुई तो शेख रशीद के वकील अब्दुल राज़िक, नईम इंतज़ार पंजोथा, प्रोसिक्यूटर अदनान और मुद्दई वकील जो है वो अदालत में पेश हुए। और शेख रशीद के जो वकील हैं उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद के जो मुकदमे पे दफात लगाई गई हैं वो सिर्फ कौमी या वफाकी हुकूमत लगा सकती है। इसमें लसानियत या किसी और ग्रुप के हवाले से कोई ऐसा बयान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बयान है। वो बयान जो इमरान खान ने दिया उसके मुताबिक उन्होंने बयान दिया, तो इस पर जो है वह जमानत दी जाए। जिस पर प्रोसिक्यूटर अदनान ने जो दलाल दिया उनका यही कहना था कि शेख रशीद ने जो ये बयान दिया है ये दो मुख्तलिफ पार्टियां, जिनमें आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर हैं उनकी एक पार्टी है, उनके फॉलोअर्स हैं, और इमरान खान के दरमियान जो है वो खिलाफ दो पार्टियों के दरमियान पैदा करना और इश्तियाल पैदा करना है, जिसके बुनियाद पे। और उन्होंने ये भी दलाल जो दिए, उन्होंने ये कहा कि शेख रशीद जो बार बार इन चीज़ों को दोहरा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो पहली उनकी उमर बशीर ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उन्होंने जमानत मुस्तरद की थी, वो इसी बुनियाद पर की थी कि बार बार उन बयानात को दोहरा रहे थे। मामले की तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्तान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में हंगामा राई के मामले पर गिरफ्तार पीटीआई और लीगी कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। समा के नुमाइंदे मुकर्रम खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी मुकर्रम, बताइए। बिल्कुल, मुल्तान में जो है गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है पीटीआई और लीगी रहनुमाओं के दरमियान जो है वो हंगामा राई हुई है। और इस सिलसिले में आज जो है लीगी कारकुनान और जो पीटीआई कारकुनान हैं और रहनुमा हैं उनको जो है दहशतगर्दी की अदालत में जो है वो पेश किया गया। और इस वक्त जो है समाअत का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस सिलसिले में इस वक्त जो है पीटीआई जो वकला की जानिब पे जो है बड़ी तादाद में अदालत के रोस्टम पर पहुंच गए हैं और इलेक्शन कमीशन के अफसरान भी अदालत में हाजिर हो गए हैं। पुलिस ने अदालत से मुल्ज़मान से ठीक है मुकर्रम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अभी अहम खबर के पीटीआई के 43 अरकान ने यू टर्न लेकर एक बार फिर कौमी असम्बली का रुख कर लिया। आज के इजलास में शिरकत का फैसला किया। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान को ऐवान में दाखिले की इजाज़त ना देने का फैसला कर लिया। कहा कि खबरों में सुना है लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का अरकान का डी नोटिफाई करने का फैसला मुअत्तल किया है। स्पीकर का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इससे मुतालिक लीगल टीम से मुशावरत कर रहा है। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गया। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के तहरीक इंसाफ के अरकान से मुतालिक फैसले की कॉपी अभी तक मौसूल नहीं हुई। फैसले में हमें भी फरीक बनाया गया है। आईनी माहिरीन से मुशावरत करके लायहा अमल बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जब तक के फैसला हमारे सामने नहीं आता, और इतना है कि हमें पार्टी बनाया गया है वो भी हमने सुना है टेलीविजन के ऊपर, उसका जो नोटिस है वो भी हमारे पास नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला आ जाता है हम उस फैसले के मतन को पढ़ लेते हैं, अपने एक्सपर्ट से मशवरा करने के बाद उस पर क्या लाया अमल इख्तियार करना, फिर फैसला। तो इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी शाकिर सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइए क्या सूरत हाल रही? आज इजलास शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तफसीली तौर पर बताइएगा। समा के नुमाइंदे शाकिर सोलंकी से हम मजीद तफसीलात जानेंगे। एक दफ़ा फिर उनसे रब्ता करें, एक दफ़ा फिर आज की सूरत हाल से आपको आगाह करें कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से। जी शाकिर, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके,
जी, कौमी असम्बली का इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी सदारत कर रहे थे, तो बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गया गैर मुअय्यना मुद्दत तक, क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली जो MMA के रुकन है, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कोरम की निशानदेही की, क्योंकि उनको एतराज़ इस बात पे था कि एक तो वज़रा नहीं आते ऐवान में, दूसरा कल उनको पेशावर के दहशतगर्दी के वाक़े पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मेरी समा से बात की है मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने, हमने उनसे पूछा कि आपने क्यों कोरम की निशानदेही की, क्यों कार्रवाई चलने नहीं दी, तो उन्होंने कहा कि कल मुझे दहशतगर्दी के वाक़े पर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, तो मैंने आज उनसे बदला लिया है, कोरम की निशानदेही की। कोरम पूरा नहीं था, बगैर किसी कार्रवाई के कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। इस तरह जो PTI के अरकान ने आना था तो वो असम्बली हाल में तो नहीं आ सके थे, लेकिन लाजिज़ में इकट्ठे हुए थे, पार्लियामेंट लाजिज़ में, और उनमें से कोई 10 अरकान पार्लियामेंट हाउस के अहाते में पहुंच चुके थे, लेकिन ऐवान में नहीं पहुंच सके थे, और उससे पहले ही इजलास जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए शाकिर। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान जिन्होंने यू टर्न ले लिया, एक बार फिर कौमी असम्बली का रुख किया उन्होंने, और आज के इजलास में शिरकत का उन्होंने फैसला किया। समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी भी इसी मामले पर हमने कुछ मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। टिक्का खान बताइए, PTI के 43 अरकान की जानिब से यू टर्न लिया गया, लेकिन उन्हें शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। इस तमाम तर मामले के बाद अब क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है? टिक्का खान सानी से हम रब्ता कर रहे हैं, एक दफ़ा फिर आपको आज की तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान थे जिनकी जानिब से यू टर्न लेकर एक बार फिर कौमी असम्बली का रुख किया गया था। आज के इजलास में उन्होंने शिरकत का फैसला किया था, लेकिन स्पीकर की जानिब से उन्हें शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। उधर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अरकान को ऐवान में दाखिले की इजाज़त ना देने का यह फैसला किया था। और लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी है। अरशद अली से मजीद तफसीलात जानेंगे। अरशद, बताइए मामले की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है वो वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि इस दरख्वास्तों पर जो लार्जर बेंच है उस पर जो है वो बनाया जाए। ताहम जो है वो दूसरी जानब से जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकला ने जो है वो इससे जो है इत्फाक नहीं किया, जिस पर जो है वो अदालत में आज इलेक्शन कमीशन की जानब से ये कहा गया कि जवाब जमा करवाने की अदालत मोहलत फराहम करे। ताहम जो है वो अदालत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील की जो इस्तदा है उसको मंजूर कर लिया है, और अदालत ने ये कल तक के लिए मजीद समाअत मुलतवी की है, और ये कहा है कि कल तक जो है वो गवर्नर पंजाब और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो अपना इन दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाएं। ताहम जो है ये दरख्वास्त जो लाहौर हाईकोर्ट में PTI के रहनुमा असद उमर की जानिब से दायर की गई थी, और जिसमें ये मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि गवर्नर पंजाब जो है वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उससे इनहराफ कर रहे हैं, लिहाजा अदालत पंजाब में इंतखाबात करवाने की बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और पंजाब में इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। जब गवर्नर असम्बली तहलील करे तब इलेक्शन की तारीख देना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब के वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर गवर्नर ने वज़ीर आला की नाम नेहाद एडवाइस पर असम्बली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना भी गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं बनती। साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए शहरी की दरखास्त पर गवर्नर पंजाब ने वकील के जरिए जवाब जमा करा दिया। लिखा गया कि परवेज इलाही मुतादिद बार असम्बली तहलील न करने का बयान दे चुके थे। परवेज इलाही ने सियासी दबाव के बायस असम्बली तहलील की। जब गवर्नर असम्बली तहलील करे तब इलेक्शन की तारीख देना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। जवाब में दरखास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा भी की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। इलेक्शन कमीशन की परेशानियों में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के आम इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती भी खटाई में पड़ गई। वजारत दाखिला ने GHQ की माजरत से आगाह कर दिया। वजारत खजाना भी इजाफी रकम देने से इनकार कर चुकी है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए।
वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि GHQ ने सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए फौज और रेंजर्स एहलकार देने से माजरत कर ली है। खत में पेशावर बम धमाके का भी तस्करा, कहा सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं, फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ हैं, फौज के एहलकार मर्दमशुमारी के लिए भी सिक्योरिटी देंगे। खत में कहा गया है कि दहशतगर्द ग्रुपों ने सियासी जमातों को खुलेआम हमलों की धमकियां दे रखी हैं, इसलिए इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्दी का खदशा है। इस सूरत हाल में सिक्योरिटी इदारों को नई जिम्मेदारी देने की गुंजाइश नहीं, तहम रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात किया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने भी साफ बता दिया था कि मुल्क की माशी सूरत हाल खराब है, इंतखाबात के लिए 20 अरब की इजाफी ग्रांट फिलहाल नहीं दी जा सकती। जवाबी खत में कहा गया कि सैलाब ज़दगान की बहाली और मरदमशुमारी कराना है। IMF के भी अहदाफ बहुत सख्त हैं, गैर तयशुदा और बगैर बजट अखराजात से इजाफी बोझ पड़ेगा। सूरत हाल बेहतर होने तक इजाफी ज़िमनी ग्रांट न मांगी जाए। साथी रिपोर्टर शकील अहमद के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आज फाइनल राउंड होगा। हुकूमत मुआहदे के लिए पुरुमीद है। बिजली, गैस टैरिफ, बैरूनी फाइनेंसिंग पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात में तवानाई शोबे में इस्लाहात और गर्दशी कर्जे के खात्मे पर बहस होगी। IMF को मुजव्वज़ा टैक्स इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुआहदा न होने की सूरत में मुज़ाकरात में तौसी खारिज अज़ इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब चेयरमैन PTI पर बरस पड़ी। ट्विटर पैगाम में कहा कि हर नए प्लस्तर के साथ इमरान खान नया इल्ज़ाम लगा देते हैं। इमरान खान कौमी सलामती पर कौमी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। जो कहता था कि हज़ारा बरादरी के जनाजों पर ब्लैकमेल नहीं होगा, वो मुल्क को क्या इकट्ठा करेगा। हारे हुए शख्स की किसी को फिक्र नहीं। बख्तरबंद जमान पार्क ख़वातीन और बच्चों के हिसार से निकलें। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान इदारों के खिलाफ अपने झूठे बयानात से दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बोझ। वजारत सेहत ने अद्वियात महंगी करने का फैसला कर लिया। ड्रैप की सिफारिश पर 119 दवाओं की कीमतों में 3 गुना से भी ज्यादा इजाफे की समरी काबीना को भेज दी गई है। किस दवा की कीमत में कितना इजाफा होगा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत सेहत ने तमाम दवाएं गरीब मरीजों की पहुंच से दूर रखने का पक्का बंदोबस्त कर लिया। बीमारों और महंगाई के मारों के लिए इलाज करवाना और मुश्किल होने वाला है। ड्रैप की सिफारिश पर वजारत सेहत ने 119 दवाएं महंगी करने की समरी काबीना को अरसाल कर दी। दवासाज कंपनियों के मुसलसल दबाव पर सरदर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर दवाओं की कीमतों में 300 से 400% तक इजाफा तजवीज किया गया है। मंजूरी की सूरत में टाइफेम इंजेक्शन की कीमत 687 से बढ़कर 3216 रुपए हो जाएगी। क्लोरोक्वाइन फॉस्फेट की कीमत 431 रुपए से बढ़कर 1323 रुपए तक जा सकती है। नल्ट्रेक्स की कीमत 665 से बढ़कर 2084 रुपए हो जाएगी। आई ड्रॉप की कीमत में 177%, फेनोफाइब्रेट की कीमत में 212% इजाफे की सिफारिश की गई है। दवासाज कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में इजाफा न करने पर हुकूमत को दवाओं की पैदावार 1 हफ्ते तक बंद करने का अल्टीमेटम भी दिया था। दवाओं की दस्तयाबी के हवाले से वजारत सेहत के हुक्काम कराची में दवासाज कंपनियों से मुलाकात भी करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में अद्वियात की किल्लत का मसला हल न हो सका। दिल के मरीजों के लिए हेपरिन, हेपेटाइटिस B, ज़ियाबतीस समेत मुतादिद बीमारियों की अद्वियात मार्केट में नायाब हो गईं। तफसीलात दानियाल उमर की रिपोर्ट में। अस्पताल हो या क्लिनिक्स, डॉक्टर्स नुस्खे तो लिख रहे हैं, मगर उन नुस्खों पर लिखी अद्वियात कहीं पर भी दस्तयाब नहीं। आखिर ये मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। अद्वियात की किल्लत दूर ना हो सकी। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात बदस्तूर नायाब हैं। इंसुलिन और ज़ियाबतीस की मेडिसिन, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन आसानी से नहीं मिल रही। अमराज़े कल्ब में खून पतला करने वाली हेपरिन मार्केट से गायब है। डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली मुतादिद अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। आंखों के ड्रॉप्स, डायरिया, जिल्द के लिए दवाएं, हत्ता के जख्मों पर लगाने वाली पायोडीन भी मार्केटों में मौजूद नहीं। एक्सरे, CT स्कैन, MRI में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की भी किल्लत है। जान बचाना तो फर्ज है, तो लोग बेचारे जो है वो मर रहे हैं अस्पतालों में मेडिसिन की, यानी कि शार्ट मेडिसिन। मेडिकल स्टोर मालिकान के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ से अद्वियात की सप्लाई नहीं की जा रही। कुछ अद्वियात है जो मार्केट में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। जो हेमोलिन इंसुलिन है ना जी, वो तो आपसे 6 माह हो गए उसको शार्ट चल रही है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हुक्काम कहते हैं अद्वियात की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। पंजाब भर में अद्वियात की किल्लत बदस्तूर जारी है और वफाकी महकमा सेहत ने मेडिसिन महंगी करने की तैयारी कर ली है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में गुर्दों का इलाज कराने वाले हाफिज बाबर अजब कश्मकश में मुब्तला हैं।
जान बचाने वाली दवा महंगी होने से गरीब आदमी पर क्या असरात पड़ेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं 40 साल से बीमार हूँ और ऐसे लगता है जैसे मैं 200 साल से बीमार हूँ। 3 दवाइयाँ लेने जाओ तो एक मिलती है, वो भी महंगी इतनी कि 10 रुपए की दवाई जो है वो 110 रुपए में मिलती है। किसी को शिकायत करो, वो कहते हैं जी लेनी लो, नहीं तो रख दो, पर्ची पकड़ा देते हैं, ये ले जाओ जी, कहीं और से ले लो। डिस्प्रिन 2 रुपए की मिलती थी, आज 10 रुपए की है। कोई दवाई ले लो, रात को 10 रुपए की लेके जाओ, सुबह 15 रुपए की मिलती है। बदमाशी घर खोल रखे हैं, इनको बंद करो, या नहीं बंद करना तो इनका इंतजाम करो। सिक पकड़ ली है तो हम तो बड़े परेशान हैं। जो हमारे जैसा गरीब तबका है वो तो मर जाएगा दवाई के बगैर। मुल्क भर के शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में मुमकिन इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, मगर हर चीज महंगी होती जा रही है। हुकूमत मरीजों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, जीना दूभर हो गया है। हम दवाइयाँ पूरी करें अपनी के रोटी पूरी करें, दवाई जो है वो डबल से भी ट्रिपल कीमत की हो गई है, फिर मिलती नहीं है। गरीब भूखा मर रहा है, ऊपर मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है। कम अज कम मेडिसिन को तो रोक के रखें। गरीब है वो दवाई खा के जीता है, दवाई के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लोग अपना आटा रोटी पूरे करें या दवाइयों के पैसे पूरे करें, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ना बजट भी नहीं है, इतनी तनख्वाहें भी नहीं है, तो कहाँ से लेके आए, हम कहाँ जाएं गरीब आदमी। हमारे सर पे कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं खुद इतनी हेपेटाइटिस की मरीज हूँ, हम जो दवाइयाँ लेते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते। गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा मसाइल हो गए। जो मजदूर आदमी है वो तो बिल्कुल है ही पिसा हुआ, बिल्कुल पिस जाएगा। दवाइयाँ महंगी कर रहे हैं तो गरीब आदमी तो मर जाएगा, फिर क्या करेगा। महंगाई जो है ना बस एंड हो गया, अब थक गए हम। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जरा कंट्रोल किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तुमने तोड़ा, अगर कानून की बात करते हो कानून तुमने तोड़ा, अगर तुम प्रिंसिपल्स की बात करते हो तो तुमने मीडिया को अंदर किया, मीडिया के लोगों को पकड़ा, अपनी मुखालिफ जमातों को, लोगों को झूठे पर्चे करके। आज मैं मुतालबा करता हूं कि चेयरमैन नैब साबिक जावेद इकबाल को कटहरे में खड़ा किया जाए, उससे वो सच उगलवाया जाए जो वो कहता था कि अगर मैंने पीटीआई का एहतसाब किया तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। जावेद इकबाल साहब तो मामे लगते थे उनकी हुकूमत रखने के। आज जो करप्शन के नए बाब रकम किए गए पाकिस्तान में, पिंकी पीरनी, फरा गोगी जैसे करैक्टर आए पाकिस्तान में, और तुम तैयबा गुल के साथ लग के तुमने पूरे मुल्क को आज इस माशी बहरान में मुब्तला कर दिया। इमरान खान जो ये कहता है कि मेरा नहीं चलता था कुछ, इमरान खान तुमने 3 एहतसाब के एडवाइजर रखे हुए थे। तुम चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रहे थे, तैयबा नामी खातून को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद करके, अगवा करके। आज तुम्हें हिसाब भी देना होगा, एहतसाब भी देना होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अब ये खेल ख़त्म होना चाहिए। कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, हप हप। अब ये तुम्हें मीठा नहीं मिलने लगा, अब तुम्हें लंगड़ी टांग जो इमरान की है वो लंगड़ी है भी कि नहीं कौम को नहीं पता। अभी आपको अनकरीब और बहुत लंगड़े मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। राना मशहूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर ने अद्वियात की किल्लत पर ड्रग अथॉरिटी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। समाज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का सामना है। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि अद्वियात की किल्लत का मामला हल किया जाए। ये तो इस वक्त बड़ा इशू बना हुआ है, खाली दवाइयों का नहीं है, मतलब लेबॉर्ट्री की कीटों का है, कंट्रास्ट का है, कैंसर की दवाइयों का है और दुनिया की हर चीज़ का है। तो मेरे हाथ में तो नहीं है ये चीज़। मैं आपकी वसातत से एज़ ए मिनिस्टर रिक्वेस्ट करूँगा फेडरल गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते कि जो बीमारियों के लिए ज़रूरी चीज़ें दवाइयाँ हैं, जो बीमारियों के लिए किटें ज़रूरी हैं, जो जानलेवा बीमारियों के लिए, उन पे यार कोई ख़ुसूसी शफ़क़त फरमा दें। ये बिल्कुल वरना एक खौफनाक मसाइल होने जा रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। तो डॉलर का रेट बढ़ने और एलसीज ना खुलने की वजह से दिल, कैंसर और गुर्दों समेत जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। खाम माल दरामद ना होने की वजह से अद्वियात की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला भी जारी है।
मल्टीनेशनल और लोकल फार्मा कंपनीज ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। जी हामिद, बताइएगा। जी देखिए, डॉलर के रेट बढ़ने से और बरामदात की बंदिश से जो मेडिसन है इसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, जो ज़रूरी अद्वियात है, उनकी किल्लत है और जो दवाएं मिल रही हैं वो कीमत पर मिल रही हैं, ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही हैं। जबकि जो मेडिसन जो फार्मा कंपनियां हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो उनका जो ख़ाम माल है वो पोर्ट्स पर मौजूद है, उनको एलसीज़ नहीं खोल के दी जा रही, वो एलसीज़ नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से वो ख़ाम माल की दरामद नहीं कर पा रहे हैं और अद्वियात जो तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से जो दवाओं की असल कीमत थी वो उनके अब वारे में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो दवाएं बनाना बंद कर सकते हैं। और यही वजह कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर दवाओं की कीमतों में इजाफा नहीं होगा तो 1 हफ्ते बाद वो दवाएं बनाना बंद कर देंगे। आज कराची में एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें वज़ीर सेहत जो हैं वो अब्दुल कादिर पटेल साहब और CEO जो हैं ड्रेप के, वो भी आज एक मकामी होटल में इजलास में शरीक हो गए। और इम्कान ये है कि आज अद्वियात की कीमतों में जो लोकल फार्मा कंपनियाँ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, उनकी दवाओं की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। और अब बात करेंगे तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 16,000 के करीब पहुंच गई। हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं। 4 रोज़ में 1,000 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। बहुत सी इमारतें मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गई। इंतहाई सख्त मौसम और तबाह हाल सड़कें इमदादी कामों में बड़ी रुकावट बन रही हैं। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि मलबे तले दबी लाशों से बू आने लगी है। आलमी इदारे सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि दोनों मुल्कों में 40,000 के करीब अमवात हो सकती हैं। तुर्की और शाम में कयामत खेज ज़लज़ला आकर गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की बेशुमार दास्तानें छोड़ गया। लोग अपने प्यारों की मैयतों पर नौहाकुना है। 24 साल यूनुस अपनी नौब्याहता बीवी की मैयत पर आंसू बहा रहा है। कहता है कि जिस दिन ज़लज़ला आया उस दिन उसकी शादी थी। अहलिया शादी के जोड़े में ही मलबे में दफन हो गई। तुर्की के कई इलाकों का पारा -5 डिग्री तक गिर चुका है। सर्द मौसम और दुश्वार रास्तों के बायस यहाँ रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है। मलबे तले दबे ज़लज़ला मुतासरीन मोबाइल फोन से वीडियो, वॉइस नोट्स और लाइव लोकेशन भेज रहे हैं। रेस्क्यू एहलकार बताते हैं कि अब मलबे में दबी लाशों से बू आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। तुर्किया में एक खानदान को 65 घंटे बाद मलबे से निकाल लिया गया। तुर्क सदर ने ज़लज़ला ज़दा इलाकों का दौरा किया और कहा कि बेघर होने वाले अफराद के लिए 35,000 पनाहगाहें जंगी बुनियादों पर तामीर की जाएंगी। ज़लज़ला ज़दगान को अनातोलिया के होटल्स में आर्जी तौर पर रखने पर गौर भी किया जा रहा है। शाम में ज़लज़ले के बायस एक ही खानदान के 25 अफराद जाँ बहक हो गए। लुक़मा अजल बनने वाले कई अफराद की इज्तिमाई तदफीन की जा रही है। यहाँ अमवात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुसलसल आफ्टर शॉक्स के बायस लोग डर के मारे शेल्टर्स में भी पनाह नहीं ले रहे। सख्त सर्दी और नाकाफी सहूलियात ने जीना अलग मुहाल कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि दोनों मुल्कों में 40,000 अमवात और 2.5 करोड़ के करीब अफराद मुतासिर होने का खदशा है, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर से तुर्की और शाम को इमदादी सामान की तरसील जारी है। पाकिस्तान, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, चीन, जापान और दीगर ममालिक दिल खोलकर ज़लज़ला मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। तुर्की में हौलनाक ज़लज़ले ने 10 सूबों में तबाही मचा दी। सदी की बदतरीन आफत ने सब मलिया मेट कर दिया। ज़लज़ले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर में बड़े पैमाने पर बर्बादी देखी जा सकती है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले ने बरसों में तैयार होने वाली इमारतों को चंद सेकंड में तहस नहस कर दिया। खूबसूरती से खड़ी बुलंदोबाला इमारतें, अस्पताल, स्कूल, इबादत गाहें और रिहायशी ब्लॉक एक झटके से जमीन पर आ गिरे और मलबे का पहाड़ बन गए। ज़लज़ले के बाद अब खाली जगहों और मैदानों में इमरजेंसी खैमे नस्ब हैं। सलीके से तरतीब दी गई आबादी अब सिर्फ तबाही और बर्बादी के मंजर पेश कर रही है। तुर्किया में खौफनाक ज़लज़ला, खानदान के खानदान निगल गया। 12 साल कबल गजा से तुर्किया शिफ्ट होने वाला पूरा फलस्तीनी खानदान भी ज़लज़ले में जाँ बहक हो गया। फलस्तीन वजारत खारजा के मुताबिक अबू जलहूम, अहलिया और 4 बच्चों समेत ज़लज़ले में लुक़मा अजल बना। पूरा खानदान चंद माह कबल ही नए घर में मुंतकिल हुआ था। तुर्की ज़लज़ले में मरने वाले फलस्तीनियों की तादाद 70 हो गई। और बात करते हैं मुल्क के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट चोलिस्तान जीप रैली की, जिसका क्वालिफाइंग राउंड दलोश स्टेडियम में जारी है। तफसीलात हमें बताएंगे एहसन अंसारी। जी एहसन। जी बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स मेला सज चुका है चोलिस्तान के मैदान में। 18वां एडिशन जीप रैली का उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। आज दिलवश स्टेडियम में चोलिस्तान के जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड जो है वो उसके मुकाबले हो रहे हैं, जहां पर 125 रेसर जो हैं वो मुकाबला कर रहे हैं। प्रीपेड कैटेगरी में 44 जबकि स्टॉक कैटेगरी में 77 रेसर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा 4 खवातीन रेसर्स भी रेस का हिस्सा हैं। कुल मजमूई तौर पर 125 जो रेसर्स हैं वो जीप रैली का इस वक्त हिस्सा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीर जाफर मक्सी एजाज़ का दिफा कर रहे हैं। इसके साथ साथ नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान के बीच जो है वो एक कांटे का जोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनके बीच जो मुकाबला होगा, इन तीनों के बीच जो मुकाबला होगा वो बहुत सख्त होगा। अमेरिकन कौंसल जनरल मिस्टर विलियम्स ने आज फ्लैग ऑफ किया, वो यहाँ पर आज मेहमान खुसूसी थे। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आइंदा रोज़ प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड खेला जाएगा, जिसका फाइनल 12 तारीख को होगा और 12 तारीख को फाइनल का ऐलान कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। शादाब खान आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ऑलराउंडर की मेहंदी की तकरीब गुज़िश्ता रात रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। शादाब खान की मेहंदी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेहंदी की तकरीब में फास्ट बॉलर हसन अली की अहलिया सामिया खान ने शादाब खान को हार पहनाया और मेहंदी लगाई। शादाब की बारात आज और वलीमा कल होगा। शादाब खान का निकाह गुज़श्ता माह हेड कोच सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुआ था। गुज़श्ता दिनों फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ और शान मसूद भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए।